भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज सैटरडे है और हम हर हफ्ते सैटरडे और संडे को आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आज मैं जो प्रैक्टिस आपके लिए लेकर आया हूं वो बाल विकास की प्रैक्टिस है। बाल विकास के कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूं। नीचे कमेंट्स में अपने आंसर करिएगा कि आपने उसमें से कितने सही किए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं हमारे, आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम पीडीएफ सभी जो हमारे सिलेबस की पीडीएफ हैं, सीडीपी के, ईवीएस के, हिंदी के सारे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ हम वहाँ पर डालते रहते हैं। तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। अच्छा, आज जो सारे प्रश्न लिए हैं वो मैंने प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा वाले चैप्टर से लिए हैं। सारे के सारे जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला ही प्रश्न पढ़िए कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किस बात का ध्यान रखा जाता है। यानी कि जो हम प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो किस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। पहला है, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यावहारिक करने पर जोर दिया जाता है। यानी कि शिक्षण विधि है उसको हम व्यावहारिक कर रहे हैं, तो अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ, तो हमारा आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें सिद्धांतों को रटने पर जोर दिया जाता है, तो रटने वाली चीज़ आ गई। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि ये तो आंसर नहीं होगा। इनमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, यानी बच्चों को सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। तो ये भी कुछ कुछ थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव है अभी तक पहला वाला ही मिला है। यहाँ पर लास्ट और देख लेते हैं कि इसमें केवल, अब देखिए पढ़ने से पहले ही मुझे यहाँ पर केवल दिख गया, और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि केवल या फिर भी, ये दो वर्ड आपको दिख जाए तो वो हमेशा नेगेटिव ही ऑप्शन होता है। इसमें केवल बालक के नैतिक और सामाजिक विकास पर जोर दिया जाना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। सबसे पहले तो इसमें केवल आ गया, इस वजह से कट गया। और उसके बाद नैतिक और सामाजिक विकास पर जोर देना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। सभी जो पक्ष हैं बालक के विकास के, सभी पक्षों पर बल देते हैं, तो सर्वांगीण विकास पर बल देते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में क्या करते हैं, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देते हैं, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक तो शिक्षण विधि को व्यवहारिक करना है हमें, दूसरा सैद्धांतिक ज्ञान देना है। तो सबसे पहला जो इसमें जो आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, क्योंकि पहला वाला जो पॉइंट है वो ज़्यादा बेहतरीन पॉजिटिव, और मतलब ज़्यादा पॉजिटिव है और ज़्यादा बेहतरीन है। तो इसका जो आंसर है पहले का क्या होगा, पहला, शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक कर लेंगे, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान देंगे बच्चे को तो वो स्थायी भी होता है। तो ये चीज़ है, ठीक है, याद रखेंगे, पहला आंसर है। अगला प्रश्न पढ़िए, बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक और महान वैज्ञानिकों के बारे में बताना चाहिए। तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो सीधी सी बात है, प्रेरणादायी नाटक हम उनको बता रहे हैं, प्रेरणादायी नाटक बता रहे हैं, और बड़े बड़े जो महान लोग हैं, महापुरुष हैं, उनकी जीवनी को बता रहे हैं। तो प्रेरणा का सिद्धांत हो गया, सीधा सा हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। लोकतंत्र की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है, सर्वांगीण विकास की कोई बात नहीं की गई है, चयन के सिद्धांत की कोई भी बात नहीं की गई। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, बच्चे को प्रेरित करती हैं। महापुरुषों की कहानियाँ, उनकी जीवनी, प्रेरणादायी नाटक, महान वैज्ञानिकों के बारे में बताना, ये चीज़ें उनको क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं। इस वजह से ये क्या है, प्रेरणा का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है। ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रगतिशील शिक्षा है, ये किन दो तत्वों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती है। रुचि और प्रयास को, आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा को, व्यक्ति विभिन्नता एवं रुचि को, इनमें से कोई नहीं। देखिए अब इस प्रश्न में देखिए कि दो तत्वों के बारे में हमें बताना ही बताना है, और यहाँ पर ये ऑप्शन तो हमारा कट ही जाएगा, क्योंकि जो तत्व हैं उनके बारे में हमें बताना है, और हमारे हर एक ऑप्शन में दो तत्व हैं। तो इनमें से जो सभी तत्वों में से जो दो तत्व ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे उनके बारे में बताना है। इस वजह से जो आंसर ऑप्शन नंबर 4 है वो कट गया। अब देखिए, बालक की आवश्यकता और उसकी अभिप्रेरणा, तो प्रगतिशील शिक्षा में ज़्यादातर जो हम बात करते हैं वो सबसे पहले तो बात करते हैं कि बालक की रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाए। ठीक है, बालक की रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाए, ठीक, लेकिन जो रुचि है वो पहले ऑप्शन में भी है और तीसरे में भी है। ठीक है, अब इसके अलावा सार्वभौमिक शिक्षा दी जाए, तो सार्वभौमिक वाला हमारे यहाँ पर पॉइंट नहीं है। इसके अलावा विकास के जो सभी पक्ष हैं उन सभी, यानी कि सर्वांगीण विकास पर बल देती है प्रगतिशील शिक्षा, तो सर्वांगीण विकास वाला भी ऑप्शन नहीं है। हमें केवल रुचि मिला है, और रुचि और दोनों ऑप्शन में है रुचि। और जो प्रगतिशील शिक्षा है हमें अब डिसाइड करना है कि प्रयास को रखना है या फिर व्यक्ति विभिन्नता को रखना है। देखिए
जो बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा है वो सभी को सार्वभौमिकरण करना चाहती है कि शिक्षा का क्या है, सार्वभौमिकरण हो जाए, यानी कि सभी तक शिक्षा पहुंच जाए। और सभी तक शिक्षा तभी पहुंचेगी जब व्यक्तिगत विभिन्नताओं का उसमें ध्यान रखकर अगर शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो थर्ड है वो ज़्यादा बेहतरीन है, इस वजह से आंसर भी ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे का तीसरा आंसर है और चौथा आंसर पढ़िए आप। ये भी अच्छा प्रश्न है कि डैश के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और डैश बनाने पर जोर दिया जाता है। अब कौन से सिद्धांतों के अनुसार, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत हैं और उसमें हम शिक्षा को अनिवार्य बना रहे हैं, और सार्वभौमिक, तो सार्वभौमिक तो हम बनाते हैं, तो ये तो हमें ठीक लग रहा है। प्रगतिशील शिक्षा वाला चैप्टर भी हम पढ़ रहे हैं और प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार ही हम शिक्षा को अनिवार्य भी बना रहे हैं और उसको सार्वभौमिकरण भी कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं कि सार्वभौमिकता के सिद्धांत के अनुसार शिक्षा को अनिवार्य और प्रगतिशील बनाया है, तो ये मुझे थोड़ा सा उल्टा लग रहा है। सार्वभौमिकता का तो कोई सिद्धांत नहीं होता, सार्वभौमिकता के कोई सिद्धांत नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत है, बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया। बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार ये हो सकता है शिक्षा को अनिवार्य और आवश्यक बना रहे हैं। अब देखिए, जो आवश्यक है उससे ज़्यादा बेहतरीन पॉइंट तो हमारा सार्वभौमिक ही है। शिक्षा का जो प्रसार है वो सबसे पहले हमें सार्वभौमिकरण करना है। ठीक है, तो ये कट गया। प्रगतिशीलता के सिद्धांतों के अनुसार हम शिक्षा को क्या कर रहे हैं, अनिवार्य और निःशुल्क बना रहे हैं, तो ये भी बात ठीक है। सबसे पहले अनिवार्य बनाते हैं और उसको निःशुल्क बनाते हैं, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान भी ये कहता है कि सबसे पहले शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाए, सभी लोगों तक शिक्षक पहुंच जाएगी, उसके बाद ही शिक्षा को आवश्यक बनाया जाएगा, उसके बाद ही शिक्षा को आप निःशुल्क कर पाओगे। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट है सार्वभौमिकरण करना। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे, सार्वभौमिकरण करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा शिक्षा को क्या करना है, अनिवार्य बनाना है और सार्वभौमिकरण उसका करना है। इस वाले का जो आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखिए, अब कुछ और इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रणाली के तहत बालक की विश्लेषण और पर्यवेक्षण पर बल दिया जाता है। तो सीधा सीधा अगर विश्लेषण दे दिया जाए और किसी भी शिक्षा प्रणाली की अगर बात कर दी जाए तो आंख बंद करके लगा देना आंसर, मोंटेसरी विधि, जो कि मारिया मोंटेसरी ने दी थी। इटली की ये निवासी हैं। 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा है जिसमें बच्चों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, उनके विश्लेषण और पर्यवेक्षण पर बल दिया जाता है। 5 वाले का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। संरचनावादी सिद्धांत में क्या है, बच्चे की सृजनात्मकता पर बल दिया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे कि संरचनावादी शिक्षा प्रणाली क्या है। तो संरचनावादी शिक्षा प्रणाली वो है जिसमें बच्चे की सृजनात्मकता पर बल दिया जाता है। ठीक है, मानवतावादी शिक्षा क्या है, मानवतावादी शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जिसमें बालक अंतःक्रिया करके सीखे, उस पर बल दिया जाता है। अंतःक्रिया करके सीखने पर बल दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखना, एक प्रश्न मैंने रखा है आपके लिए अंतःक्रिया वाला, ये वाला, तो इसको ध्यान रखना कि अंतःक्रिया से क्या मतलब है। अंतःक्रिया से मतलब है किस तरह से वो सोच रहा है, क्या क्या उसके सोचने के कौशल हैं, किस तरह की उसकी सोच है। ठीक है, तो अंतःक्रिया के माध्यम से इस पर बल दिया जाता है मानवतावादी शिक्षा में। समाजवादी शिक्षा में समाज से सीखने पर बल दिया जाता है। लेकिन इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, विश्लेषण और पर्यवेक्षण की बात कर दे तो समझ जाना कि मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ये आता है। अगला प्रश्न देखिए कि बच्चों में आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल का विकास होता है, इसे किस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहला ऑप्शन है मानवतावादी शिक्षा प्रणाली। मानवतावादी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, बच्चे की अंतःक्रिया पर बल दिया जाता है, यानी कि किस तरह से उसकी सोच है, क्या किस तरह से वो तर्क कर रहा है। तो जो अंतःक्रिया वाली बात है वो आती है मानवतावादी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत। इसमें बोल भी रहा है कि आलोचनात्मक सोच, उसकी तार्किक कौशल, तो ये सारी चीजें आती हैं मानवतावादी शिक्षा प्रणाली के तहत। अब देखिए, संरचनावादी का क्या मैंने आपको बताया कि सृजनात्मकता पर बल दिया जाता है, उसकी क्रिएटिविटी पर बल दिया जाता है। मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली पे बच्चे का विश्लेषण किया जाता है और 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा प्रणाली है ये। इनमें से कोई नहीं, यह ऑप्शन होगा नहीं, तो ये सारे ऑप्शन कट गए। ऑप्शन नंबर बचा हमारा 1। ठीक है, पहला वाला इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो ये प्रश्न मैं रखता हूं आपके लिए दोस्तों, इसका जवाब आपको देना है नीचे कमेंट्स में कि सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा दिया था। सब पढ़ें
सब बड़े का नारा कब दिया था? सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही 2004 में कस्तूरबा गांधी आवास विद्यालय आवास योजना लाई गई थी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय आवास योजना, कस्तूरबा। ठीक है, थोड़ी सी माउस से थोड़ी सी राइटिंग वैसे याद है तो आपको मैनेज कर लेना है। कस्तूरबा गांधी आवास जो योजना है वो लाई गई थी 2004 में। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी तो वो नीचे बताना है आपको कमेंट्स में। चलिए, सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा दिया गया, अभी ठीक पहले ही मैंने आपको बताया है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत। डिजिटल इंडिया का आपको पता ही है, जब मोदी जी आए थे 2015 में शुरुआत की गई थी। स्वच्छ भारत अभियान भी 2 अक्टूबर को शुरुआत किया गया था 2014 में। 2014 या फिर 15 में शुरू किया गया था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ तो नीचे कमेंट्स करके बताना 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी या फिर 15 में, लेकिन महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर ही इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान की। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में अलग से वीडियो आएगी, इस पर हम अलग से वीडियो डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से क्रियान्वयन के बाद कक्ष जैसे मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को क्रियान्वयन कर दिया गया, यानी कि लागू कर दिया गया। उसके बाद कक्ष जो क्लासरूम है वो आयु के अनुसार अधिक समजातीय हैं, यानी कि आयु के अनुसार, यानी कि एक ही जाति के एक ही आयु के समजातीय, यानी कि एक जैसे बच्चे होते हैं। अभी कक्ष में आप क्या देखते हो, एक ही आयु के एक जैसे यानी कि समजातीय बच्चे होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि विषम जाति के बच्चे होते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या है, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है, यानी कि विषम जातीय यानी कि आपको किसी कक्षा में 12 साल का बच्चा भी मिलेगा, 5 साल का भी मिलेगा, 20 साल का भी मिलेगा। क्या ऐसा होता है? तो ऐसा तो नहीं होता है, ये तो ऑप्शन कट गया हमारा। आयु के अनुसार विषम जातीय कक्षाएं तो नहीं है। अच्छा, जो कक्ष हैं वो अप्रभावित हैं, यानी कि उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम का, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। अच्छा, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि कक्षा की जो एवरेज एज है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम का, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कोई भी प्रभाव कक्षा पर नहीं पड़ा है, कक्षाओं पर बहुत सारा प्रभाव पड़ा है। और अभी तक तो हमारा आंसर 1 ही हो सकता है, क्योंकि एक जैसे समान आयु के बच्चे एक कक्षा में होते हैं। ठीक है, जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है, जेंडर के अनुसार यानी कि लड़के उसके अनुसार अधिक समजातीय, यानी कि किसी कक्षा में लड़के ही लड़के हैं और कई सारी कक्षाएं लड़कियों की है, तो क्या ऐसा है? तो ये ऑप्शन भी कट गया हमारा। ठीक है, देखिए 4 भी कट गया, जेंडर के अनुसार समजातीय नहीं है, जेंडर के अनुसार विषम जातीय हैं, क्योंकि बच्चे भी पढ़ते हैं और बच्चियां भी पढ़ती हैं क्लास में। ठीक है, और हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आंसर 1 होगा, क्योंकि आयु के अनुसार अधिक समजातीय हैं। ठीक है, क्योंकि एक आयु वर्ग के बच्चे, लगभग एक जैसे बच्चे एक ही कक्षा में बैठते हैं, तो ये उसका प्रभाव पड़ा है। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा कारक आधार है, यानी कि कौन सा ऐसा बेस है जो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए है? तो वैयक्तिक अंतर बाल केंद्रित शिक्षा के लिए का आधार है, बाल अधिकार बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है, बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, क्या ये आधार है उसका बाल केंद्रित शिक्षा का? सभी बच्चे समान होते हैं, क्या ये आधार है? देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना है। अब आप देखोगे कि वैयक्तिक अंतर तो मतलब ऐसे ही कट जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा का जो आधार है वो वैयक्तिक अंतर तो हो ही नहीं सकता। बाल अधिकार हो सकता है, सभी बच्चे समान होते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन देखिए कुछ समान से नहीं दिख रहे आपको, पॉजिटिव से दिख रहे हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली थोड़ा सोचोगे तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो आधार है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। ठीक है, इस वाले का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस हैं, 10 ही क्वेश्चंस हैं जिनको मैं डिस्कस कर चुका हूं। कल कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और ये जो बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा वाला जो टॉपिक है इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप सर्च करोगे तो वो भी मिल जाएगा। और इस वीडियो के एंड में भी मैं आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा वो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, कल कुछ 10 नए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। धन्यवाद।